नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ फिर से फ्लेमिंगो का दूसरा चैप्टर लेकर। जी हाँ, इसका टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी कहानीकार है अनीस जुंग। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें दो कहानियां पढ़नी होंगी। दोनों ही कहानियां छोटे बच्चों के बचपन और उस टाइम उन्होंने जो चाइल्ड लेबर का यानी कि बाल मजदूरी का जो सामना किया था उस पर निर्भर है। इस तरफ हमारा ध्यान खींचती है। आज इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर की पहली स्टोरी को हिंदी में समराइज करेंगे और उसके बाद लाइन टू लाइन इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मैंने गार्बेज में से 1 रुपया ढूंढ निकाला है या मुझे 1 रुपया मिला है। अब ये कहानी साहिब नाम के एक लड़के की है। हमारी लेखिका दिल्ली में रहती है। अब ये लड़का भी दिल्ली के किनारे वाले इलाके में, जो कि पहले काफी बंजर हुआ करता था, जिसका नाम था सीमापुरी, वहीं पे आके रहने लगे हैं। अब वो पहले कहाँ रहता था? वो पहले बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहां रहता था। वहां के किसी गांव में हरे भरे खेतों के बीच उनका एक छोटा सा टूटा फूटा मकान हुआ करता था। वहीं पे मजदूरी करके ये लोग अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन उस टाइम यानी कि 1971 में उठे तूफानों में उनका घर और हरे भरे खेत बर्बाद हो गए। अब मजबूरन उन्होंने वो शहर छोड़ना पड़ा और वहां से वो दिल्ली आके बस गए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। ना तो उनके पास इंडिया का कोई अपना सिटीजनशिप कार्ड था, लेकिन वहां की सरकार, मौजूदा जो स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियंस, उन्होंने उनके लिए वोटिंग कार्ड्स भी बनवा दिए और राशन कार्ड्स भी बनवा दिए, ताकि उन लोगों को 2 टाइम पेट भर अनाज भी मिल सके और उनके बदले में वो लोग इनको वोट देते थे। दोनों का काम निकल जाता था। अब ये हमारा जो बच्चा है छोटा साहिब, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसको तो पता भी नहीं है कि उसने ढाका का मकान कैसा था, उसने वहां पे कैसे टाइम बिताया, वो कुछ याद नहीं है। यानी कि चाइल्डहुड मेमोरी से अब काफी दूर हो चुका है। अब यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये पूरी बस्ती बंजर इलाका थी। यहीं पे साहिब जैसे कई और इंसान और छोटे बच्चे आके अब बसने लगे हैं। अब साहिब और उसके दोस्तों का सुबह से निकल जाना और शाम वापिस आना, एक यही काम बचा था। लेकिन वो करते क्या थे? ये सब बच्चे सुबह निकल जाते थे जैसे पंछी दाना चुगने निकल जाते हैं। सब बच्चे निकल जाते थे एक साथ टोली बना करके। और सीमापुरी इलाका ऐसा इलाका है, यहाँ पे पूरे दिल्ली का कचरा कूड़ा यहाँ पे आके डाल दिया जाता है। अब ये बच्चे ये कूड़ेदान के पास पहुंच जाते थे और वहां से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते थे जिसको बेच के कुछ ना कुछ उनकी कमाई हो सके, कुछ रुपए कमा जा सके। अब साहिब बताता है एक दिन, क्योंकि ये लेखिका वहीं पे दिल्ली में रहती थी और उन्होंने हर रोज साहिब को अपने दोस्तों के साथ ये कूड़ा फेंकते हुए देखा था। अब कूड़ा बीनने के टाइम एक दिन लेखिका वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? तब साहिब बताता है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिससे जिनको बेचकर हम कुछ पैसा कमा सके। तो जो हमारे लेखिका है अनीस जूंग, वो स्वाभाविक तौर पे ही ये पूछ बैठती है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है? तो लड़का बताता है कि नहीं, नहीं जाते स्कूल। हमारे इलाके में कोई स्कूल ही नहीं है। अगर होता तो हम जाते, लेकिन स्कूल नहीं है तो क्या करें, कहाँ से जाए? तब लेखिका मजाक के तौर पे बोल देती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो तुम जाओगे? ये सुनकर साहिब की आंखें चमक जाती है और खुशी के मारे बोलते थे, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप स्कूल बनवाएंगी तो हम जरूर जाएंगे। कब बनवाओगी? तब लेखिका सीरियस हो जाती कि अरे मैंने तो मजाक की थी और ये बच्चा काफी सीरियस हो गया। कुछ बोले बगैर वहां से चली जाती है। अब ये बच्चे हर रोज नंगे पैर वहां आते हैं, क्योंकि उनके पास जूते चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं होते। एक दिन लेखिका उनको मिलकर ये पूछ बैठती है कि क्या तुम पाँव में कुछ भी नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? कुछ लग जाएगा। तब जो हमारा कैरेक्टर है साहिब, वो बताता है कि मैम,
हम कुछ नहीं पहनते क्योंकि ये हमारी खानदानी परंपरा है। और एक लड़का बताता है कि आज मेरी माँ ने मेरे जूते शेल्फ से यानी कि छत से नीचे नहीं उतारे थे। तब दूसरा बताता है कि नहीं मैम, ऐसा नहीं है, अगर इसको जूते दिए भी होते फिर भी ये नहीं पहनता, फेंक देता, क्योंकि ये हमारी खानदानी परंपरा चली आ रही है नंगे पैर घूमने की। अब देखो, ये बच्चे अपनी वास्तविकता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से छुपाना चाहते हैं। ये लेखिका को नहीं जताना चाहते कि पैसे की कमी के कारण हम लोग जूते चप्पल नहीं खरीद पा रहे। अब ऐसे ही ये बचपन पूरी मस्ती में गुजार देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ऐसे दिन बिताने से आगे का जो टाइम है उनकी लाइफ का, वो बहुत ही सफरिंग होने वाला था। ऐसे ही टाइम बीतता गया। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जैसे ही साहिब को लेखिका मिलती है, तब वो दौड़ के उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि आपकी स्कूल तैयार हो गई। तब लेखिका सीरियस होकर बोलती है कि नहीं बच्चे, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनती है, इसमें टाइम लगता है। फिर साहिब को मिलने के बाद लेखिका वापस अपने घर पहुंच जाती है। उसको एक वाकया याद आता है, एक स्टोरी याद आती है। जब वो उडुपी शहर में गई थी, जो कि कर्नाटक स्थित है, उडुपी शहर में गई थी, वहां उन्होंने एक दृश्य देखा था। एक छोटा बच्चा जिसके पाँव में चप्पल नहीं थे, जो कि मंदिर के पुजारी का लड़का था, वो मंदिर में आया और वहां पे जो गॉडेस थी उनको प्रार्थना करता है और बोलता है कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मुझे चप्पल मिल जाए। लेकिन शायद गॉडेस ने उनकी उसकी सुनी नहीं होगी। 30 सालों बाद जब लेखिका दोबारा उस शहर में चली जाती है, कहाँ पे, उडुपी में, कर्नाटक, वहीं जाके देखती है तो अब वो इलाका तो बंजर हो चुका था, लेकिन उस मंदिर में अब नया पुजारी आ गया था। और इस पुजारी का जो लड़का था उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, दफ्तर भी था उसके पास, और साथ साथ में उसके पाँव में जूते चप्पल भी थे। यानी कि इस लड़के की प्रार्थना गॉडेस ने सुन ली और उसके पाँव में चप्पल भी आज मौजूद थी। अब वापस आते हैं साहिब की स्टोरी पे। जब साहिब अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ कूड़ेदान में ढूंढता रहता था, तब उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान या खुशी घूमती रहती थी। ऐसा लगता था कि साहिब सफर नहीं कर रहा है, साहिब तो अपनी लाइफ के मजे ले रहा है। साहिब नहीं, पूरे लड़के, उसकी जो मंडली थी, टोली थी, उस टोली के सभी लड़के मजे से घूम रहे थे, इधर उधर अपनी इच्छा से बेफिक्री से घूम रहे थे। उनको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, अपना बचपन बड़े शौक से गुजार रहे थे। लेकिन अब जब महिला लेखिका हमारी अनीस जो जब साहिब से मिलती है, तब साहिब के पैर में जूते थे। साहिब एक दीवार के पास में खड़ा होकर दो बच्चों को कुछ खेलते हुए देखता है। वो बच्चे क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। आज साहिब के पैर में भी टेनिस के ही जूते थे। साहिब के मन में ये इच्छा हुई कि एक दिन मैं भी जाके टेनिस खेलूंगा जैसे ये बच्चे खेल रहे थे। लेकिन टेनिस का गेम साहिब की पहुंच से कई गुना दूर था, वो ऐसा नहीं कर पाने वाला था। ये लेखिका जानती थी। लेखिका ने साहिब से जब उन जूतों के बारे में पूछा, जिसके एक जूते में थोड़ा छेद हो गया था, तब साहिब ने बताया कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। लेकिन लेखिका जानती थी कि ये जूते उसको कूड़ेदान से मिले हैं, किसी ने दिए नहीं है। एक दिन वैसे ही वाकया पहले भी बन चुका था। जब साहिब के पैर में जूते नहीं थे, तब लेखिका ने देखा कि एक और बच्चे के पाँव में जूते थे, लेकिन वो दोनों मिसमैच जूते थे, अलग अलग किस्म के। और लेखिका ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो लड़का पाँव हिला के अपने जूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वाकये से ये बात जाहिर हो जाती है कि बच्चे कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने हाल में मस्ती से जी रहे थे। ना तो उनको अपने भविष्य की फिक्र थी, ना तो अपने वर्तमान की चिंता थी। लेकिन लेखिका अब इस कहानी के अंत में जब साहिब को मिलती है, तो साहिब अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसके कंधे पर एक स्टील का कंटेनर था, वो दूध लेने जा रहा था। लेखिका ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो? तब साहिब ने बताया कि मैडम,
मैं अब एक चाय की किटली पे काम करता हूँ, चाय की दुकान पे काम करता हूँ और मैं अब दूध लाने जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे पर महीने 800 रुपए की सैलरी दी जाती है और खाना पीना भी अलग से दिया जाता है। अब ये सुनकर लेखिका कुछ तौर पे तो काफी हद तक खुश हो गई कि चलो कहीं ना कहीं साहिब का भविष्य अब अच्छे से निकलेगा, साहिब को जॉब तो मिल गई। ये सुनकर लेखिका के दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है कि चलो कहीं ना कहीं अब जाके साहिब को कोई जॉब मिल गई, अब अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएगा। लेकिन तब उसके नजर साहिब के चेहरे पर गई। साहिब थोड़ा उदास था। उसको पैसे भी मिल रहे थे, खाना पीना भी मिल रहा था, लेकिन उससे उसका बचपना छीन गया था। अब वो चाइल्ड लेबर के इलाके में घुस गया था, बोलते हैं ना बाल मजदूरी, वहां पे चला गया था। अब इस छोटी उम्र में उसे किसी और के लिए काम करना पड़ता था। काम तो वो पहले भी करता था, लेकिन अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे वो अकेला था, किसी और की मर्जी से काम कर रहा था, लेकिन इस काम में इसे पैसे और खाने पीने के अलावा खुशी नहीं मिलती थी। वो उदास रहा करता था। अब पहले वो अपने बिजनेस का खुद मालिक था, यानी कि अपना खुद ओनर था। अब साहिब का ओनर कोई और हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे ये पहली स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज का अंत होता है। अब थोड़ी देर में हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन पढ़ाई करके हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यहाँ पे लेखिका बताती है कि हर रोज मैं साहिब को मेरे पास में आए हुए एक डंप यार्ड में, कूड़े के मैदान में, हर रोज साहिब को कुछ ना कुछ ढूंढते हुए देखती थी। यहाँ पे स्क्राउंजिंग यानी स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी कि सोने की तलाश नहीं, ऐसी कोई चीज जिसको बेचकर कुछ पैसा कमाया जाए। मैंने साहिब को पूछा, तुम क्या कर रहे हो ये सब? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने कई सालों पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका में जो हरे भरे खेत थे उनके बीच में, एमिस्ट यानी कि उनके बीच में आया हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अब उस घर की, उस मकान की कोई भी याद साहिब के दिमाग में मौजूद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. वहां पे उन दिनों कई तूफान आए थे जिन्होंने साहिब के घर और खेत को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। His mother tells him, ये बात उसकी मदर उसको बताती है। That is why they left, looking for gold in the big city where he now lives. और उसी वजह से इन लोगों ने अपना ढाका वाला मकान छोड़ दिया था और दिल्ली जैसे बड़े शहर में कुछ पैसों की तलाश में आ गए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे। जैसे ही लेखिका उससे पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तब दूसरी दिशा में देखते हुए साहिब मटर्स धीरी आवाज में बोलता है, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली। मैंने कॉन्फिडेंस से बता दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो तुम। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन उसके बाद, ये बोलने के तुरंत बाद मुझे पता चल गया कि ये मेरी जो सलाह थी वो कितनी खोखली होगी उसके लिए। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि मेरे आस पास में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो स्कूल बना देंगे तब मैं डेफिनेटली जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। मैंने मजाक करते हुए बोल दिया कि अगर मैं स्कूल चालू कर दूं तो क्या तुम आओगे पढ़ने को? यस, ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। हंसते हुए उसने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, इस घटना के कुछ दिनों पश्चात, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने देखा कि साहिब भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी? और उसने क्यूरियोसिटी से मुझे पूछ लिया, क्या तुम्हारा स्कूल बन के तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। मैंने कहा,
कि एक स्कूल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये बात बच्चे को मालूम नहीं थी। वो तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी के कारण आके पूछ लेता है, क्योंकि उसको स्कूल जाने की इच्छा थी, लेकिन आसपास में कोई स्कूल ना होने की वजह से पूरा दिन डंप यार्ड में कुछ ना कुछ ढूंढने में निकाल देता था। तो आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। और मैं ये सोच के दुखी थी कि मैंने उस बच्चे से ये गलत प्रॉमिस कर दिया है जो मैं पूरा नहीं कर सकने वाली थी। बट प्रोमिस लाइक माइन, बट मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही प्रोमिस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड यानी कि बेरंग दुनिया। इस बेरंग दुनिया में उसको ऐसे प्रॉमिस फॉल्स प्रोमिस करने वाले कई लोग मिल गए होंगे जिन्होंने गलत प्रॉमिस उससे कर दिए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब साहिब को जानने के दिन से काफी महीनों पश्चात आई आस्क हिम हिज नेम। एक बार मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। साहेब आलम, ही अनाउंसेस, और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर कर दिया कि उसका नाम साहेब ए आलम था। अब इसके क्या मायने होते हैं? ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसका मतलब क्या था, यानी कि उसके नाम का मीनिंग क्या था, यह लड़का भी नहीं जानता था। इफ ही न्यू, अगर वो जानता इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो अपने नाम का सही मतलब जान जाता कि साहिब आलम का मीनिंग होता है पूरे ब्रह्मांड का खुदा, अगर वो बात ये जान जाता लड़का, तो ये मानने पे उसको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या दर्शाता है, उसके नाम के क्या मायने हैं, वो जाने बगैर ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने इलाके की गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज, एक कैसी टुकड़ी, कैसी सेना थी उसकी? बैरफुट यानी कि नंगे पांव चलने वाले लड़कों की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। उसकी तुलना किसके साथ की गई है? यहाँ के जो बर्ड्स हैं, पंछी होते हैं, वो सुबह दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं और दोपहर होते होते वापिस अपने घोंसलों में आ जाते हैं। तो इन बच्चों को ये पंछियों के साथ तुलना की गई है कि पंछियों के साथ साथ ये बच्चे भी अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं। कहाँ पे? डंप यार्ड पे, और कुछ ना कुछ ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं और दोपहर होते होते वापिस अपने घर को लौट जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बीत जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं इन सभी बच्चों को पहचानने लगी थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने एक लड़के को पूछ ही लिया, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from shelf, he answered simply. उसने काफी सलीके से सिंपली जवाब दे दिया कि आज मेरी अम्मा ने मेरे चप्पल छत से नीचे नहीं उतारे थे, इसी वजह से आज मैंने चप्पल नहीं पहने। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. लेकिन उसकी टोली में एक लड़का और भी था जिसने कि शूज पहन रखे थे। हालांकि वो दो मैचिंग पेयर वाले शूज नहीं थे, अलग अलग थे, लेकिन उसने बताया कि अगर उसकी अम्मी ने उसको वो शूज या चप्पल उतार के दे भी दिए होते तो वो पहनने वाला नहीं था, वो तो फेंक ही देता। When I comment on it, जब मैंने इस बात पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए, he shuffles his feet and says nothing, कि भाई तुमने अलग अलग किस्म के जूते क्यों पहने हैं? तब उसने अपने पैरों को आगे पीछे हिलाकर अपने जूतों को छुपाने की कोशिश की। और तो एंड सेज नथिंग, ऐसा करके उसने कुछ बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय। और वहां पे जो तीसरा लड़का मौजूद था उसने बोला कि हाँ मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी कभी भी जूतों को हासिल नहीं किया था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. ये पूरे गांव में जब भी मैं घूमती थी मैंने कई बच्चों को बैरफुट यानी कि नंगे पांव बिना चप्पलों के घूमते हुए देखा था। इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गांव के रास्तों पर भी। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. और
चप्पल पाँव में नहीं होने का एक्सप्लेनेशन यानी कि खुलासा करते हुए कई बच्चे ये भी बताते हैं कि ये पैसा नहीं होने के कारण हम नहीं खरीदते, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे इलाके में नंगे पाँव चलने की एक ट्रेडिशन, एक रीत चली आई है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तब मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या ये परपेचुअल पॉवर्टी, लगातार चली आ रही जो गरीबी थी उनकी, उसको छुपाने का एक ही एक्सक्यूज यानी कि एक ही बहाना था उनके पास, और कोई एक्सक्यूजेस हाजिर नहीं थे। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका एक नए दौर की बात बताती है कि एक बार वो कर्नाटक गई थी, उडीपी शहर में। वहां पे एक आदमी ने उसे एक स्टोरी बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल्स। जब वो छोटा लड़का था तब वो मंदिर के पास वाले स्कूल में जाया करता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। जो मंदिर स्कूल के पास में था और उस मंदिर के पुजारी उसके पापा थे। अब क्या होता है, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो छोटे समय के लिए मंदिर में जाता, वहां पे रुकता एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वहां पे जो गॉडेस या गॉड होते थे उनसे एक चप्पल के पैर देने के लिए इल्तिजा करता था, यानी कि प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, इस घटना के 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। क्यूरियोसिटी के कारण मैं दूसरी बार उस शहर में गई, उडीपी गई, उस मंदिर में गई जहाँ पे वो लड़का मुझे मिला था। अब क्या होता है, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब वो इलाका बंजर हो चुका था, वहीं कोई भी इंसान हाजिर नहीं था। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट इन द बैकयार्ड। अब मैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गई, वहां पे जो नया पुजारी था वो रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहीं पे लाल और सफेद रंग की कुर्सियां रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म। तब मैंने एक युवा लड़के को देखा जिसने कि ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखा था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। उसने अपने जुराबे पहनी थी और शूज भी पहने थे। अराउंड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। वो हाँफते हुए आया और अपने स्कूल बैग को अपने बेड पे फेंक के चला गया। एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग, लुकिंग एट द बॉय। उस लड़के के सामने देखते हुए, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तब मुझे याद आया कि एक दूसरे लड़के ने मंदिर में मौजूद एक देवी से ये प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। जब उसने आखिर में जूतों की या चप्पल की एक पैर हासिल कर ली, लेट मी नेवर लॉस देम। तब उसने ये प्रार्थना की थी कि हे खुदा, हे भगवान, ये पैर मेरे पास बनाए रखना, मैं इसको कहीं गुम ना कर दूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब वो देवी ने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब युवा बच्चे जो कि वो पुजारी के लड़के जितने की उम्र के थे, वो अब जूते पहन पाते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। बट मेरे इलाके में जो रैग पिकर्स यानी कि कचरा बीनने वाले जो लोग थे, उन बच्चों की तरह कई बच्चे ऐसे हैं जो आज भी बिना चप्पलों के इधर उधर घूमते रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ अ बैरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब ये नंगे पांव चलने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चों से मेरी जान पहचान जो हो चुकी थी, वो मुझे उनके इलाके सीमापुरी तक खींच गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। जो इलाका दिल्ली के पेरिफेरी यानी कि बॉर्डर पे, किनारे पे आया हुआ था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। फिर भी लाक्षणिक रूप से वो दिल्ली से कई माइल दूर था। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वो लोग जो यहाँ पे रहते थे वो 1971 के साल में बांग्लादेश से निकलकर इस इलाके में यानी कि सीमापुरी इलाके में अवैध तौर से रहने आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। और साहिब का फैमिली भी उन फैमिलीज में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। और उन दिनों में सीमापुरी एक जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, और अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। बट ये इलाका अब खाली नहीं है, यहाँ पे लोग रहने आ चुके हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जहाँ पे मिट्टी के बने मकान हैं, और
with roofs of tin and tarpaulin, और मकानों की छत पे या तो टिन यानी कि पतरे लगे हुए हैं या फिर टेरापोलिन यानी कि ताड़ पत्ती लगी हुई है। वेयर डिवॉइड ऑफ स्यूएज, जहाँ पे गटर का कोई कनेक्शन नहीं है, ड्रेनेज पानी निकलने का कोई प्रावधान नहीं है, और रनिंग वाटर यानी कि पीने का शुद्ध पानी भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसे हालात में 10,000 लोग जो रैग पिकर से कचरा बीनने वाले हैं वो वहाँ पे रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. ये लोग यहाँ पे 30 सालों से भी ज्यादा समय से रहते आ रहे हैं और उनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनके पास वहाँ पे रहने का कोई लाइसेंस या परमिशन भी नहीं है। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसके चलते उनके पास अब वोटर लिस्ट भी यानी कि वोटिंग कार्ड्स भी बन चुके हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, अब वो लोग राशन कार्ड होते हुए अपना ग्रेन खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, वो लोग बताते हैं कि अपनी पहचान से ज्यादा फूड इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने फैमिली को भरपेट खाना खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और खाली पेट सोने के बजाय भरपेट सोना मिले, तो वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हमें यहाँ रहना काफ़ी पसंद होगा किसके मुकाबले, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, वो खेतों के बीच में रहने से जो हमें कोई अनाज या ग्रेन नहीं देते थे। सी अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक फटी हुई साड़ी में जो महिलाएं थी उन्होंने हमें ये बताया, हमें यानी कि लेखिका को बताया। आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ये कब बताया, जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आप अपने सुंदर खेतों के बीच जो मकान थे उनको छोड़कर क्यों आ गए हो जहाँ पे नदियाँ भी थी। तब ये महिला ने बताया कि वो खेतों में हमें सिर्फ रहने को मिलता था लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, उसके मुकाबले यहाँ पे हमें रहने को और खाने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, जहाँ पे उनको खाना मिलता है वो वहीं पे अपने तंबू गाड़ देते हैं यानी कि वहीं पे वो रहने चले जाते हैं। एंड दैट बिकम ट्रांसिट होम, और वो उनके लिए तरह की बस्ती बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे भी वहीं पले बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी सर्वाइवल यानी जिंदगी जीने में उनकी हेल्प करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी जैसे इलाके में जिंदगी जीने में मदद करना यानी कि रैक पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और इन कई सालों के दौरान ये एक आर्ट बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इन सब लोगों के लिए कचरा यानी कि सोना। अब सोना यानी कि जो अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं उनके बारे में नहीं बताएं, वो प्रेशियस थिंग्स यानी कि इट इज देयर डेली ब्रेड और रूफ ओवर देयर हेड्स, कचरा और कचरा बीनना यानी कि उनके लिए भोजन जुटा पाना और घर की छत उसके सर के ऊपर आए, ये काफ़ी ज़रूरी था, ये मायने रखता था कचरा बीनना। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो रूफ टपकने वाली हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट एक छोटे बच्चे के लिए अपने सिर पे छत होना काफ़ी मायने रखता था, काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती थी। I sometimes find a rupee, even 10 rupee note, साहिब says. His eyes lighting up. उसकी आंखों में चमक थी, किसकी, साहिब की। और वो लेखिका को बताता है कि कई कई बार ऐसा हुआ है कि कचरे के ढेर से मुझे 1 रुपया मिल गया है और कई बार तो 10 रुपए की नोट भी उसे मिली है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कचरे के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तब you don't stop scrounging, फॉर तब आप कचरा बुनना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक बार अगर आपको कुछ प्रेशियस थिंग मिल जाए तो आपको ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादा ढूंढने की इच्छा जागृत हो जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के मायने हैं, गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, और बच्चों के लिए कचरे के ढेर का मतलब कुछ और था। हालांकि वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के लिए कचरे के ढेर का मायना और मतलब कुछ और था।
फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज का ढेर एक अचरज से भरा हुआ खजाना था। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़े लोगों के लिए कचरा बीनना यानी कि जिंदगी जीने में हेल्प करने वाली ताकत। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों के दिन में सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरिंग क्लब। पास में एक क्लब था, उसके फेंस यानी कि तार लगी जो बाड़ थी, उसके पास में लेखिका ने साहिब को खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और वो लड़का यानी कि साहिब दो आदमियों को टेनिस खेलते हुए देख रखा था जिन्होंने सफेद पोशाक पहन रखी थी। आई लाइक द गेम, ही हम्स। वो धीरे से बोलता है, ये गेम मुझे पसंद आया। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और उसको वो तार की जो बाड़ थी उसके पीछे खड़े रहकर वो गेम देखने में संतुष्टि मिल जाती थी। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। लेकिन उसने एक बार ये कबूल कर लिया था कि जब क्लब में कोई नहीं होता है तो मैं क्लब में जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे यहाँ पे झूले झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। अब साहिब के पैर में भी टेनिस के जूते थे, वो मैंने देखे, मैंने यानी कि लेखिका ने देखे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो उसने शर्ट, जो रंग उड़ी हुई शर्ट और जो शॉर्ट यानी कि एक छोटी शॉर्ट पहन रखी थी, उसके मुकाबले मिसमैच हो रहे थे, काफी अलग दिख रहे थे। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो ये बात मुझे बताते हुए कह रहा है कि ये जूते किसी ने मुझे गिफ्ट किए, किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। लेकिन किसी रिच फैमिली के लड़के ने ये जूतों का इस्तेमाल करने को छोड़ दिया होगा, इसे कचरे में फेंक दिया होगा। एंड who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और उसने शायद वो जूते पहने से इनकार कर दिया होगा क्योंकि दोनों में से एक जूते में एक छेद बन गया था। Does not bother him, लेकिन इस बात से साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। For one who has walked barefoot, वो एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी नंगे पांव गुजार दी हो। Even shoes with a hole, उसके लिए छेद वाले एक छेद बना हो जिस जूते में, वैसे भी जूते इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक स्वप्न सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन काफी ध्यान से जो ये गेम देख रहा था टेनिस की, वो गेम खेल पाना उसके लिए नामुमकिन सा था, उसकी कैपेसिटी के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। लेकिन आज की सुबह साहिब दूध के डेरे पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, यानी कि उसके हाथ में स्टील की बनी एक बरनी थी, स्टील का कैन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। उसने मुझे बताया कि रोड के पास वाले एक टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे वो अब काम करने लगा है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो इशारा करके वो दुकान भी लेखिका को बता देता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। वो कहता है कि मुझे 800 रुपए की तनख्वाह मिलती है और साथ में 2 टाइम का भोजन भी मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या ये जॉब करना तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी, तब मैंने उसके चेहरे को देखा, हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। और उसके ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर जो केयरफ्री लुक था, एक लापरवाही थी, जो बचपन की जो नादानियत थी, मासूमियत थी, वो गुम हो चुकी थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so tightly over his shoulders. बचपन में वो जो एक प्लास्टिक की बैग कचरा बीनकर उसमें डालने के लिए अपने कंधे पे लेके घूमता था, उसके मुकाबले ये छोटा सा स्टील कैनिस्टर हैवी यानी कि भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की बैग थी वो उसकी खुद की थी। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी स्टॉल। पर वो जो कैनिस्टर अपने साथ लेके आया था, यानी कि स्टील की बर्नी लेके आया था, वो किसी और की थी। किसकी थी? उस इंसान की जो चाय की दुकान का मालिक था।
साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपने आप का मालिक नहीं था, वो किसी और का गुलाम बन चुका था। देखो, जब बचपन में साहिब कचरा बीनने का काम करता था, मजदूरी तो वो तब भी करता था, लेकिन अपनी खुशी से, अपने शौक से करता था। वो काम करने में उसको कोई बोरियत नहीं महसूस होती थी। पैसा कम मिलता था, 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं मिल पाता था। अब उसको 800 रुपये तनख्वाह भी मिलती थी, जो कि अपनी फैमिली को हेल्प में चली जाती थी, और 2 टाइम का भोजन भी उसको मिल जाता था, भरपेट खाना भी मिल जाता था। फिर भी उसको कंटेंट यानी कि संतोष नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको किसी और के लिए काम करना पड़ता था। वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अपनी मर्जी से कहीं पे आना जाना नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमारे इस चैप्टर की यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग की पहली स्टोरी थी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब आगे के वीडियो में हम दूसरी स्टोरी का हिंदी समराइजेशन कर लेंगे, फिर इसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ के उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।